हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द एसटी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, वो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों का या काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ग्रामर के अंदर जो ओमिशन एमिशन आते हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं, या उनके अंदर एरर पता नहीं लग पाता है। बेसिक रूल क्या है, कोई ऐसी ट्रिक क्या है उसके अंदर, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे आसानी से हम उसके अंदर ओमिशन एरर के अंदर निकाल पाएँ या फिल इन द ब्लैंक्स आसानी से हम सॉल्व कर पाएँ। काफ़ी बच्चों की ग्रामर के अंदर पोअर फाउंडेशन होती है, मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग उनके अंदर फाउंडेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। उनके इंग्लिश के अंदर मार्क्स जो हैं काफ़ी रेड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी परसेंट पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ग्रामर से रिलेटेड है। आज हम यही पढ़ने जाएंगे कि ओमिशन एमिशन के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह के एरर्स आपको देखने हैं और एरर्स को किस तरह से आपको सही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको ये बता दूं मैं कि ओमिशन एमिशन जब आप करते हो तो उसके लिए कोई बेसिक पढ़ना नहीं है, कोई बेसिक रूल नहीं है। आपको इसके लिए अपनी ग्रामर के अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी होगी। ग्रामर के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स मैंने बनाए हैं, यहां पर आपको देखना होगा। पहला आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेक्स्ट है आपका रॉन्ग यूज ऑफ प्रपोजिशन, नेक्स्ट है आपका डिटरमाइनर, देन आर्टिकल्स, नेक्स्ट है आपका कंजक्शन, देन अदर पार्ट ऑफ स्पीच है आपके पास, और लास्ट हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब हम यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है फर्स्ट के अंदर, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑब्लिक आर ऑन द डेस्क। तो लिस्ट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यहां पे यूज करता है, तो लिस्ट के साथ क्या आएगा, इज। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 1 जो है यहां पे, अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विथ ऑफ। This is the key rule for understanding the subjects. The word of is the culprit in many, perhaps most, subject verb mistakes. Hasty writers, speakers, readers, and listeners might miss the call to common mistake in the following sentence. Example यहाँ पे हमने दिया गया है, a bucket of yellow roses lend color and fragrance to the room. Correct कैसे करेंगे इसे? A bucket of yellow roses lends, not lend. इसका मतलब यहां पे क्या है कि अगर आपको बकेट बोला जाए तो बकेट रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो बकेट की जाती आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे आप। रूल नंबर 2 जो आपका है, जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके कनेक्ट किए जाते हैं बाय के साथ और इधर के साथ, नाइदर नॉर के साथ, तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल, माय आंट और माय अंकल डैश अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। तो यहां पे इज का यूज होगा क्योंकि यहां पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को मैंने और से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, नीदर जॉन नॉर कार्मन इज अवेलेबल। नाइदर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो उसके अंदर भी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट है आपका, आइदर कानिया और कैसे इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज। यहां पे भी और से जोड़ा गया है, आइदर और से, तो यहां पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। रूल नंबर 3 जो है आपका, वर्ब इन एन और आइदर और, नाइदर नॉर, सेंटेंस एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट इट। जब आइदर और होगा, नाइदर नॉर होगा, तो उसमें आप जो नाउन क्लोजेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे। जैसे नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल्स डैश ऑन दैट शेल्फ। तो यहाँ पे बाउल जो है सिंगुलर है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा आपका गोज। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट रूल यहां पे है, दिस रूल कैन लीड्स टू बम्प्स इन द रोड। फॉर एग्जांपल, इफ L is one of the two or more subject it could lead to this odd sentence. Awkward, neither she, my friends, nor I am going to the festival. It possible, it's best to avoid such grammatically correct but awkward sentences. Better क्या आपके लिए समझना कि neither she, I nor my friends are going to the festival नहीं होगा यहां पर क्या होगा, she, my friends and I are going to the festival. रूल नंबर 4 आपका है, एज अ जनरल रूल के हिसाब से आपको प्लूरल वर्ब के साथ में इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर देयर एंड दे आर कनेक्टेड बाय एंड, दे आर कनेक्टेड बाय एंड। एग्जांपल, अ कार एंड अ बाइक डैश माय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां पे आर यूज होगा। बट नोट दिस एक्सेप्शंस आर, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग डैश अगेंस्ट द लॉ। यहां पे ब्रेकिंग और एंटरिंग दो वर्ड है, यहां पे प्लूरल नहीं आएगा, यहां पे इज यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, द बेड एंड द ब्रेकफास्ट। यहां पे हैं दो वर्ड्स हैं जिनको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी यहां पे सिंगुलर वर्ब आप वॉज यूज करोगे।
नेक्स्ट आपका रूल है यहाँ पे, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स अलोंग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एक्सेट्रा. दीज वर्ड्स और phrases are not a part of the subject. Ignore them and always use a singular verb when the subject is singular. ऐसे कोई भी शब्द आए along with, as well as, besides, आपको इग्नोर कर देना है. आपको सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूजमैन. इज आएगा एक्सपेक्टेड शॉर्टली. एक्साइटमेंट एज वेल एज द नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ आवर शेकिंग. नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6. इन द सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. जहां पे हेयर एंड देयर का यूज हो तो जो ट्रू सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे. जैसे एग्जांपल, देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप. देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप. हेयर आर द कीज. तो यहां पर आप हेयर और देयर के साथ अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज यहां पर करोगे. रूल नंबर 7 है आपका, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड ऑफ टाइम्स, सम ऑफ मनी, एक्सेट्रा व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट. एग्जांपल, 3 माइल्स इज टू वॉक. यहां पे 3 माइल्स है लेकिन फिर भी आप यूज करोगे इज का, क्योंकि यहां पे कंसीडर्ड एज अ यूनिट. 3 माइल्स कंसीडर्ड एज यूनिट. एग्जांपल नंबर 2, 5 years इज द डैश, मतलब इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस. तो इज यहां पे यूज किया है 5 years के अलॉन्ग भी, क्योंकि यहां पर एक यूनिट के तरह पर 5 years का यूज किया गया है. $10 इज डैश, हाई प्राइस टू पे. $10 इज आएगा यहां पर. बट का आपका यूज बता दे कि $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. $10 वर्ड भी हो सकता है यहां पर. रूल नंबर 8, विथ वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस. एग्जांपल, अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल. तो रूल नंबर 1, गिवन अर्लियर इन दिस सेक्शन इज रिवर्स्ड. यहां पर उल्टा हो जाएगा. एंड वी आर गाइडेड बाय नाउन आफ्टर ऑफ. द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, यूज ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब. इफ इट इज प्लूरल देन इट यूज अ प्लूरल वर्ब. Examples, a lot of pie has disappeared. A lot of pies आता है तो आप क्या देगा, have disappeared. Third of the city is unemployed. अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा तो third of the people are employed. All of the pie is gone. All of the pies are gone. Some of the pie is missing. Some of the pies are missing. तो यहां पर आपने देखा कि रूल नंबर 1 जो था उसका पूरा रिवर्स हो गया है. रूल नंबर 9 जो है आपका, कलेक्टिव नाउन कहीं पे भी यूज किया जाए, ग्रुप, ज्यूरी, फैमिली, ऑडियंस, पॉपुलेशन, द वर्ब माइट बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स इंटेंट. एग्जांपल, ऑल ऑफ माय फैमिली हैज अराइव्ड और हैव अराइव्ड. यहां पे हैज अराइव्ड भी आ सकता है, हैव अराइव्ड भी आ सकता है. ये राइटर्स इंटेंट पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द ज्यूरी इज हेयर और आर हेयर. ज्यूरी बहुत सारे हो तो आर आएगा. ज्यूरी एक के बारे में बता रहा है तो इज आएगा. थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अपोज्ड और वर अपोज्ड टू द बिल. अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन है तो वॉज आएगा. अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वर आएगा. देन कम्स टू रूल नंबर 10, द वर्ड वर रिप्लेसेस वॉज इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और अ कंट्रेरी टू फैक्ट. एग्जांपल, इफ जो वर हेयर यू वुड बी सॉरी. should not be so be followed by was, were not were, given that Joe is singular but Joe is not actually here, so we say were, not was. The sentence demonstrated the subjunctive mode which is used to express things that are hypothetical, wishful, imaginary or factually contradictory. The subjunctive mode pairs singular subjects with what we usually think as a plural verb. कभी भी आप मान के चलते हो कोई विशेष के बारे में भी तो उसमें आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हो. आई विश इट वर फ्राइडे. शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेज हिज हैंड. इन द फर्स्ट एग्जांपल अ विशफुल स्टेटमेंट इज दैट, नॉट अ फैक्ट, इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, देयरफॉर वर्ब बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस इंडिकेट रिलेशन बिटवीन अ नाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. Many prepositions tell us where something is or when something is happened. Most prepositions have several definitions, so the meaning changes quite a bit in different context. Ending with a sentence with preposition is not a grammatical error. कभी आप देखते हो कि ग्रामर के अंदर सेंटेंस आप देखते हो और लास्ट में आपका preposition यूज होता है तो वो ग्रामेटिकल एरर नहीं है. यहां पर हम कुछ preposition लिए हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं हम preposition से. At
At is used to indicate when something happens. We use at with clock times. Example, a period of year, a period of the day, festivals, etc. But we don't use at with morning, evening, afternoon, etc. Example हमने दिया यहाँ पर, the train left at 8 o'clock. At 8 o'clock. He used to go to the temple at Dashera and Diwali. He came here at the weekend. She married at the age of 20. I called on my friend at night. We rested at noon, dawn या dusk. Next आपका preposition है in. In is used to indicate the period of time in which something happens. We use in with centuries, years, seasons, months, periods of the day, morning, evening, afternoon. तो इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश्ड इन द 16th सेंचुरी. तो इन यूज किया हमने यहाँ पे. एग्जांपल्स हमने दिए यहाँ पे. शी वाज बोर्न इन 1990. दे विजिटेड दिस प्लेस इन द समर. ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग. द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम. माई फादर वेंट टू द USA इन अक्टूबर. इट ऑल हैपेंड इन 3 minutes, आवर्स, डेज और ईयर्स. तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऑन. ऑन इज यूज्ड विद डेज, डेट्स, birthdays, anniversaries, etc. Just example, we went to see a movie on Tuesday. He was born on October 3, 1980. We congratulated him on his birthday. We gave them a birthday gift on his 20th marriage anniversary. So note, we use on with morning, afternoon, evening when they are modified. They reached here on a hot afternoon. People did not come out of their houses on a night like this. We went for a fishing on a pleasant morning. तो यहां पर on का प्रयोग किस तरह से करते हैं मैंने डिस्क्राइब कर दिया है. नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग. ड्यूरिंग में भी यूज इंस्टेड ऑफ इन विथ पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ डे की बात करें, मंथ की बात करें, ईयर की, ईयर्स की, डिकेड्स की, सेंचुरीज की, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द होल ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड. मतलब उस पीरियड के अंदर वो लगातार हो रहा था, तो आप ड्यूरिंग का यूज करोगे. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल्स वर किल्ड. वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट. वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर. ड्यूरिंग द 90s मैनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड. शी यूज्ड टू रिंग अप मैनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस वीक. ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर. तो इस तरह से हम ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका बाय. By used to indicate the latest time at which the action will be finished. He will finish this work by 5 o'clock. By that time the moon was up. You must come to me by 8 a.m. Applications must be received by 10th May. तो यहाँ पर by का यूज हमने इस तरह से किया है. By can be used instead of during with almost the same. We took rest by day, traveled by night. हम during के अलावा भी by का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका फोर. फोर इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट. इट जनरली यूज्ड विद द परफेक्ट टेंस, बट दिस आल्सो यूज्ड विद अदर टेंसेस आल्सो. दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 12 years. वी स्टेड देयर फॉर 15 days. दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. शी विल नॉट बीन हियर फॉर अनदर 3 hours. तो यहां पर फोर का यूज किया गया है. Since. Since is used with a point of time in the past from which some action began and continues till the time is speaking. It is generally used with the perfect tense. He has lived since 1980. Everything has changed since the last summer. It has not rained since the end of June. He had been writing novels since he was 30 years old. तो सिंस का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं जो कि पास्ट से अभी तक चलता आ रहा है. फ्रॉम. फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. इट ऑलवेज यूज विद टू और टिल. टू और टिल के साथ ही फ्रॉम का मोस्टली यूज किया जाता है. दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980 टिल या अनटिल 1980. वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग. शी लिव्ड विद देम फ्रॉम द एज ऑफ 20. He lives in his office from 9 a.m. to 5 p.m. She is interested in the period from 1950 to 1960. अब हम यूज करते हैं till और until का. Till and until are used to show something happening or done up on a particular period of time, then stopping. उसके बाद रुक जाता है वो. He is expected to be here until या till the end of week. I was
enjoyed by the company until 1980. You will have to wait until my turn. बिफोर और आफ्टर का किस तरह यूज करते हैं हम? द preposition बिफोर एंड आफ्टर आर यूज टू रिलेट इवेंट्स टू अ पर्टिकुलर टाइम. बिफोर मीन्स अर्लियर देन एंड आफ्टर मीन्स लेटर देन. आई गेट अप बिफोर 6, मैं 6 बजे से पहले उठा. शी रिटर्न बिफोर मंडे. दे केम हेयर आफ्टर 8 o'clock. वी वेंट टू पेरिस 4 years आफ्टर अवर मैरिज. तो इस तरह से हम बिफोर आफ्टर का यूज कर सकते हैं. हम एट का यूज प्लेस के लिए भी करते हैं, हाउसेज, स्टेशंस, विलेजेस के लिए भी. जैसे दे लिव्ड एट गोहाना, अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा. ही वॉज बॉर्न एट इट्स विलेज शालीमार. इनका यूज हम करते हैं रेफरेंस इज नॉट एट अ स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी नहीं कर सकते हम, एक लार्ज सिटीज के लिए, कंट्रीज के लिए भी कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के लिए कर सकते हैं. जैसे मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु. ऑन का यूज हम पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के लिए भी कर सकते हैं. ही स्पेंड अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड. He worked on a firm for some time. तो यहाँ पे on का यूज किया गया है. Prepositions डायरेक्शंस के लिए भी यूज होते हैं. यहाँ पे from का यूज हम करेंगे. From used from a starting point or a point of departure, from a place or a point of origin. They came from China. We started from Chennai. OWF off, यहाँ पर off का यूज किया गया है. Off means from the surface of and also down from. इसके दो मतलब हैं यहाँ पे, सरफेस से ऊपर या नीचे गिरते हुए, डाउन फ्रॉम. जैसे ही टुक द हैट ऑफ हिज टेबल, उसने अपनी टोपी उतार के टेबल पर रख दी. द बॉय फेल ऑफ द ट्री या रूफ. द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर. कीप ऑफ द ग्रास. टेक दिस पॉकेट ऑफ द शेल्फ. नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ. आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग. ही वेंट आउट ऑफ द रूम. वह किसी चीज के अंदर था, बाद में बाहर चला गया. द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज. पक्षी जो पिंजरे के अंदर थे बाहर उड़ गए. शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ. आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी. डायरेक्शन टूवर्ड्स का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर. फोर यूज टू शो डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं. जैसे शी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग. वी सेट फॉर न्यूयॉर्क. दे लेफ्ट फॉर होम एट नाइट. अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं. अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर, किसी के ऊपर दबाव डालना या कॉन्टैक्ट होना किसी से, तो अगेंस्ट. जैसे द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल. द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर. ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल. शी स्टूड विथ हर बैक अगेंस्ट द वॉल. ही हिट हिज हेड विथ अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ द ट्री. यहां पे हम टू का यूज सीखेंगे. टू यूज टू अ डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट. ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला. शी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एज अ टूरिस्ट. टूवर्ड्स का यूज किया जाता है यहां पर टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट. डायरेक्शन बता रहे हैं. ही वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स द टाउन. डायरेक्शन बता रहे हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं अंडर. अंडर यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन दैट इज बिलो और बीनीथ और समथिंग विच इज वर्टिकली बिलो. जैसे एग्जाम्पल, द डॉग वॉज अंडर द टेबल. यहां पे डॉग जो है टेबल के अंडर है, तो पोजिशन दर्शा रहा है. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है यहाँ पे, he looked under the bed. They took shelter under the trees. The water flows under the bridge. नेक्स्ट है आपका underneath. Underneath has same meaning as under. It means a position below something. She found a lot of dust underneath the carpet. किसी चीज के नीचे होना, ठीक है. The coil rolled underneath the table. He hid the gun underneath the bed. He left the key underneath the mat. तो underneath generally implies covered by something so that the object covered is not seen. किसी चीज के नीचे रख देना ताकि वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई ना दे, तो वहां पे आप यूज करोगे अंडरनीथ का. बिलो और बीनीथ में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है. तो बिलो मीन्स इन अ पोजिशन लोअर देन समथिंग. दे कुड सी द विलेज बिलो देम. द लेक इज 500 feet below the sea level. He had worn below the left shoulder. You should write below this line. Beneath also means a lower position than something. They found the body beneath a pile of grass. The boat of sank beneath the waves. Beneath has a same sense of directness under something. जब हमें पता लग जाए कि वो चीज उसके नीचे है, तो वहां पर यूज करते हैं beneath का. Over. Over is used to indicate a position vertically above something or somebody or partially.
और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। जैसे शी हंग द कैंडल या कैलेंडर ओवर द फायरप्लेस, there were books all over the table, they held a large umbrella over her, there was a lamp over the table। यहां पे over का यूज किया गया है जो कि वर्टिकल पोजीशन को दर्शाता है। above, above used to indicate a position higher than something, किसी की चीज के काफी ऊपर होना। जैसे there are clouds above us, the water came above our knees, the pilot was flying above the clouds, the birds was flying high above the trees। अक्रॉस का यूज करते हैं हम यहाँ पे, किस लिए करते हैं? अक्रॉस यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ स्पेस एरिया द लाइन ऑफ द अदर साइड। जैसे आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड, द कैट रैन अक्रॉस द लॉन, दे फ्लू अक्रॉस द स्पेसिफिक। मतलब अक्रॉस मतलब उसके तरफ, मतलब पर तरफ। अलॉन्ग का मतलब के साथ हिंदी में अगर पढ़े तो अलॉन्ग यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स द एंड ऑफ समथिंग। जैसे वी वेंट अलॉन्ग द शीट, she went along the corridor, he hurried along the path towards me। यहां पर हम यूज करेंगे अब into का। into used to indicate movement inside a place seen as a volume। जैसे एग्जाम्पल the boys came into the hall, बहुत बड़ा हॉल था, किसी बिल्डिंग के अंदर आ जाना, किसी प्लेस के अंदर आ जाना, तो वहां पे आप into का यूज करते हो। she ran into the house, he got into a bus, train or a plane or a car, the athletes marched into the stadium। यहां पे हम ऑन टू का यूज सीखेंगे कि ऑन टू यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट इनटू अ पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ सरफेस। ही क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, अ ट्री फेल ऑन टू द कार, ही स्टेप्ड ऑफ द ट्रेन ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो यहां पर ऑन टू का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ ओपनिंग द पैसेज ऑफ द अदर। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, the water flows through this pipe, they are riding through a forest, the ball were flying through the window। तो इस तरह से थ्रू का यूज हम यहां पे करते हैं। अप एंड डाउन का यूज कैसे करते हैं? अप यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन एंड डाउन टू अ लोअर पोजीशन। वी क्लाइंब्ड अप टू द हिल, हम पहाड़ी पर चढ़े। द गर्ल रैन अप द स्टेयर्स, आई सेट ऑफ अप द रोड, शी वॉज वॉकिंग डाउन द शीट, she fell down the stairs। इस तरह से हम यहां पर अप एंड डाउन का यूज करते हैं। ऑन, इन, बाय का हम यूज ट्रेवल के अंदर भी करते हैं। वी ट्रेवल्ड ऑन द हॉर्स बैक, फुट या ऑन अ साइकिल, ऑन अ बस या ऑन अ प्लेन। बाय का यूज भी हम करते हैं बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, या वी ट्रेवल्ड इन अ बस, इन अ कार, इन अ ट्रेन भी कहते हैं। बिटवीन और अमंग का हम यूज करते हैं। हम ये कैसे करते हैं? बिटवीन यूज्ड विथ बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स। जैसे बिटवीन यू एंड मी शी इज वेरी स्टूपिड, शी डिवाइडेड द एप्पल्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन। यहां पे दो लोग हैं इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया गया है। अमंग जो है, अमंग जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं अमंग का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाय और बिसाइड्स। बाय मीन्स क्लोज टू समवन और समथिंग, बिसाइड मीन्स साइड ऑफ समवन। जैसे शी वॉज सिटिंग बाय द डोर, there is a glass just by your elbow, the telephone is by the window, she was sitting besides her mother। besides का मतलब के पास बैठना और besides का मतलब इसके अलावा। यहां पर मैंने कुछ prepositions के लिए एक्सरसाइजेस दिए हैं आपको। जैसे फर्स्ट यहां पे आपको दिया द lion was killed dash the hunter dash a sword, the lion was killed by the hunter with a sword। तो यहां पर आपको एक्सरसाइज जो दी गई है इसको आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है कितना आपको preposition समझ आया। जिसको भी कोई भी प्रपोजिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं यहाँ पे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आर डिफाइंड द वर्ड्स यूज्ड एज प्रीफिक्स विद नाउन्स टू मेक अ कंप्लीट मीनिंग। डिटरमाइनर्स को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजिटिव्स, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स या अदर्स जैसे ऑल, ईच, एवरी, बोथ, नाइदर एटसेट्रा। तो ए कहां पर यूज करते हैं हम? ए और एन है क्या? ए और एन इंडेफिनेट डिटरमाइनर्स है। ए सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के यूज होता है। जैसे आई हैव नेवर सीन अ गन, आई सॉ अ स्पोर्ट बाइक एट अ स्टोर टुडे। यहां पर ए का यूज किया गया है। ठीक है, तो ए क्या है? ए और एन क्या है आपका? इंडेफिनेट डिटरमाइनर। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जैसे एग्जांपल अ क्लास ऑफ थिंग्स,
The rule can be understood with the help of following examples. A pet needs love. A father deserves to be respected by his children. Now to express a quantity, the rule can be understood with the help of the following examples. I need a dozen apples. A dozen apples. I need to buy a couple of books. कोई यूनिट ऑफ प्राइस हो, स्पीड हो, रेशियो हो, वेट हो, तो उसमें भी आप यूज करते हो ए का. जैसे बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर. यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स. तो यहाँ पे आप ए का यूज करते हो. कुछ नंबर्स और मॉनेटरी यूनिट्स होते हैं, वहां पर भी हम ए का यूज करते हैं. जैसे आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन बाय द एज ऑफ 40. कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, आप कुछ एक्सप्रेशंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज कर सकते हैं. यहां पर भी हम ए का यूज करेंगे. जैसे पुट दीज ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, वॉश योर फेस 3 टाइम्स अ डे इन समर्स. कुछ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं यहां पर, उनके लिए भी हम ए का यूज करते हैं. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, व्हाट अ क्यूट डॉग. ठीक है, तो यहां पर ए का हम किस तरह यूज करते हैं हमने जाना. अब कुछ आपको ध्यान रखना है इसके अंदर. जैसे फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर अबाउट द यूज ऑफ इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स. द स्पेलिंग ऑफ वर्ड फॉलोइंग इज द डिटरमाइनर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली द साउंड इज इंपॉर्टेंट. आपको लेटर को नहीं देखना. जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिस वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है उसके आपको ए लगाना, एन लगाना है. बाकी अगर कॉन्सोनेंट होता है तो आपको ए लगाना है. आपको ऐसा नहीं सीखना है. यहां पर आपको साउंड्स पे ध्यान देनी है. ठीक है, एग्जाम्पल अ यूनियन, अ 1 रुपी कॉइन एटसेट्रा. एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, अ कैट, अ बॉय, एन आवर. आई ऑलवेज हैव अ टी आफ्टर माई लंच, शी इज अ ग्रेट पैनिस्ट. द यहां पे इंडेफिनिट डिटरमाइनर है जिसका हम यूज किस तरह से करते हैं. द अ सिंगुलर नाउन विच रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप. द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स. लेट अस टेक विद एग्जांपल्स. द लग्जरी कार इज अ रिच मैन व्हीकल. द माय ब्रदर हैज जॉइंड द एमबीए. द यूज किया हमने यहाँ पे. कुछ नेम्स ऑफ रिवर्स हो, रेंजेस हो, माउंटेन्स की, गल्फ, सीज, ग्रुप्स, आइलैंड्स हो, उसके अंदर भी आप यूज करोगे. द जमुना, द टाइटैनिक. कोई फिल्म का नाम हो उसमें भी आप द यूज करते हो. दैट, दीज और दोज के बारे में पढ़ते हो. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के अंदर हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दोज और दीज के बारे में. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के अंदर आप दैट का यूज प्लूरल के लिए करते हो, सिंगुलर के लिए, और दोज का आप यूज करते हो प्लूरल के लिए. ठीक है, टू यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रेसिडिंग नाउन्स. द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स. जैसे माय शॉट्स आर बेटर देन दोज ऑफ माय ब्रदर. आवर डिफेंस अकेडमिक्स आर बेटर देन दोज ऑफ अफगानिस्तान. द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, this is used to refer a person or a person's thing or a things near to the speaker. The rule can be understood with the help of following examples. This is the best coffee I have had. These magazines are very good. The demonstrative determiners that, plural, those refers to a person or a thing. Far from a speaker, the rule can be understood with the help of following examples. That get the dog out of the house. Throw away those shoes in the garbage. Possessive डिटरमाइनर्स के अंदर आप पढ़ोगे पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर आप किस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हो और पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हो. जैसे आपका आई दे रखा है तो आप माई यूज करोगे एडजेक्टिव की जगह, और पॉसेसिव प्रोनाउन की जगह करोगे माइन. यू दे रखा है तो यूअर और यूअर्स. ही दे रखा है तो हिज और हिज आप यूज करोगे. शी दे रखा है तो एडजेक्टिव के अंदर आप हर यूज करोगे और आप पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर हर यूज करोगे. इट दे रखा है तो इट्स यूज करोगे आप. वी आपको दे रखा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह अवर यूज करोगे. पर्सनल एडजेक्टिव में आपको अगर दे रखा है तो आप वहाँ पे देयर यूज करोगे, और पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे आप देयर्स यूज करोगे. जैसे दिस इज माई बाइक, इट इज देयर्स हाउस. इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के अंदर सम और एनी का हम डिफरेंस पढ़ेंगे. यहाँ पर सम यहाँ पर है जनरली यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद अ अनकाउंटेबल और अ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल जैसे आई हैव some good idea on that project. Would you like to coffee or a tea? Could you give me some food? तो यहाँ पे हम some का इस तरह से यूज करते हैं. Any, it is used in the questions when you want to ask something exist or not. I do not need any help. Do you have any idea on this matter? यहाँ पे any का यूज किया गया है. Little और much में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर इट रेफर्स टू द क्वांटिटी या अमाउंट को दर्शाता है लिटल और मच. लिटल आल्सो यूज्ड इन द रेफरेंस टू स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग. और दिस रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स. आई हैव टू स्पेंड अ लिटल टाइम इन दुबई. आई हैव स्टडीड अ वेरी लिटल फॉर माई एग्जाम. डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन. तो इस तरह से लिटल और मच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
फ्यू और मैनी में जो डिफरेंस है, फ्यू रिप्रेजेंट्स यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, दोनों ही आपके क्या है, काउंटेबल नाउन है। फ्यू रिप्रेजेंट्स अ स्मॉलर नंबर और मैनी रिप्रेजेंट्स अ मोर नंबर। फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, मोर और लेस और फ्यूअर में इसी तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दे आर मोस्टली यूज्ड एज अ कंपेरेटिव डिटरमाइनर्स। मोर यूज्ड अ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन विथ देन के साथ यूज होता है टू रेफर्स टू क्वांटिटी और अमाउंट which is greater than another quantity or amount. It is also used to refer an additional quantity of something. Less is used to refer an amount that is less than another amount. Fewer is used to where we refer to a group of things that are smaller than another group before plural nouns. The rule can be understood with the help of following examples. He does much more cardio than I do. The poor have less access to cleanliness. बोथ का हम किस तरह यूज करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइनर जो बोथ है इज यूज्ड मोस्टली टू टॉक अबाउट टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जैसे बोथ राघव एंड रमन वेंट आउट फॉर अ मूवी, ही हेल्ड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड्स। आइदर और नाइदर का यूज हम करते हैं यहाँ पर, आइदर और नाइदर मतलब दिस साइड नॉट दिस साइड। दिस डिटरमाइनर यूजुअली रेफर्स टू दोज पर्सन्स और अ थिंग बट शो दैट वन आउट ऑफ द टू और इज नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन। टेक आइदर साइड ऑफ द रोड या फिर टेक आइदर साइड ऑफ द बैट, बोथ आर द सेम। नाइदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ, कोई सच नहीं बोल रहा। यहाँ पे आइदर और नाइदर का इस तरह से यूज कर सकते हैं। ईच और एवरी, ईच की हम बात करेंगे यहाँ पर, दिस डिटरमाइनर यूज्ड टू रेफर टू ऑल मेंबर्स और ग्रुप्स और अ पर्सन और थिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबर्स एज अ इंडिविजुअल्स वी यूज ईच, और व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑफ देम वी यूज एवरी। Each and every board member was present in the meeting. Each and every board member was present in the meeting. First example था. Next example है, every child is said to have his her own special abilities. Today a laptop and an air condition can be seen in each house. यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है each और every का हमने सीख लिया है। Most is used to indicate nearly all of an amount or a group. Example, most of the people do not recover from his fatal disease. Most of the people in India are working class. यहाँ पर हमने सारे डिटरमाइनर्स को रिकॉल कर लिया है, डिटरमाइनर्स को किस तरह को यूज करना है। हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है डिटरमाइनर से रिलेटेड, आपको इन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, कितना समझ आया आपको ये भी बताना है। समझ नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो डिटरमाइनर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें लिखना है क्वेश्चन, ताकि हम आपका आंसर जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है डिफरेंसेस। कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं, जैसे अ लिटल, लिटल में क्या डिफरेंस है। अ लिटल यूज्ड विथ पॉजिटिव क्वांटिटी और अ नॉन काउंटेबल नाउन, इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल अमाउंट और अ सम। जैसे देयर इज अ लिटल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब दूध है लेकिन अनकाउंटेबल है, पॉजिटिव क्वांटिटी में है, बिल्कुल इतना है कि उसको हम देख नहीं सकते। लिटल एक्सप्रेसेस अ डिमिनिशिंग क्वांटिटी, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में, नॉट मच और ऑलमोस्ट नथिंग। आई एम सॉरी, आई स्पीक लिटल ट्रूथ। फ्यू, आ फ्यू में क्या डिफरेंस है। आ फ्यू रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, इट मीन्स सम और अ स्मॉल अमाउंट। ही हैज अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज हैप्पी। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, इस तरह से आ फ्यू का यूज हम यूज करेंगे। फ्यू रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव क्वालिटी, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है। ठीक है, नॉट मैनी, नॉट इनफ। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई एम लोनली। दे हैव गॉट अ फ्यू केक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे फ्यू जो है नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंस था अ फ्यू और अ फ्यू में। कंजक्शंस उसके बाद आता है। कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और अ जॉइन क्लॉजेस वर्ड्स फ्रेजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। कंजक्शंस का यूज किया जाता है कई सेंटेंस में कई वर्ड्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिसमें आप यूज करते हो एंड, बट, आल्सो, इफ, बिकॉज, ठीक है, ऑल्दो, विच, हाउएवर, सडनली, सो, ये सभी क्या है कंजक्शंस हैं। सबका यूज अलग अलग तरह से किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो टॉपिक है टेंसेस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूनियर क्लासेस के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है टेंसेस। तो टेंसेस में आपको बता दें कि जो तीन मेन टेंसेस आपके पास वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होंगे। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट के 4 पार्ट होंगे आपके पास, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के 4 पार्ट्स होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रूल क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का सिंपल तरीका है, जब आप हिंदी में वाक्य को देखोगे तो उनके लास्ट में ता है, ती है या ताहू लगा होता है। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में डू या डज यूज करते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हो। देन आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे होती है? लास्ट में, वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आता है। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर का यूज करोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हो। देन आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है? लास्ट में वाक्य के साथ चुका है, चुकी है, आ है, ई है आता है। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में हैज और हैव यूज करोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर पहचान वही है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की थी, रहा है, रही है होगा और आपको समय दिया होता है। यहाँ पे आप हैज बीन, हैव बीन यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करोगे और सिंस और फॉर यूज करोगे टाइम के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है? लास्ट में आपको रहा था, ता था, ती थी, ते थे या आ था, ई थी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में डिड यूज करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको यूज करना है वॉज या वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पर पहचान कैसे होगी? रहा था, रही थी, रहे थे होगा और हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप वॉज या वर यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपकी पहचान कैसे होगी? चुका था, चुकी थी, ए थे, ऐसे वर्ड यूज होगा इसके अंदर और आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है हैड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होगी? इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैड यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आपकी पहचान कैसे होगी? आपको रहा था, रही थी दे रखा होगा, सेम वही है जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा है हमने, सिवाय इसके आपको यहाँ पे समय दिया होगा जिसके लिए आपको सिंस और फोर का यूज करना है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है और सिंस और फोर का यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको शैल या विल का यूज करना है। यहाँ पे पहचान कैसी होगी? आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेगा गा, गी, गे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको शैल और विल यूज करोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा रहा होगा, रही होगी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल बी या विल बी का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करोगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपको पहचान कैसी होगी? आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी। यहाँ पर आप शैल हैव या विल हैव का यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपकी पहचान जो होगी, आप सेंटेंस में देखोगे लास्ट में रहा होगा, रही होगी, आपको प्लस के अंदर समय भी दिया होगा जिसके लिए आप सिंस और फोर का यूज करोगे। इसके अंदर आप शैल हैव बीन या विल हैव बीन यूज करोगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करोगे। तो ये सभी जो टॉपिक्स थे आज हमने जो यहाँ पर वीडियो में लिए हैं, डिटरमाइनर्स, पार्ट ऑफ स्पीच, सारे जो टॉपिक्स थे आज मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करके जरूर बताइए अपने फ्रेंड्स को और हद से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।